हर क्षेत्र की खबर, सबकी नजर। बने रहें न्यूज फ्लैश भारत के साथ। आप हमारे नेता और छत्तीसगढ़ के चलते हुए, छत्तीसगढ़ के चल के झारखंड पहुंच करके कोयलांचल की धनबाद लोकसभा की धरती पर जिनका आगमन हुआ है, वैसे हमारे नेता आदरणीय श्री पूर्व सांसद चंदूलाल साहब जी से, मनोज गुप्ता जी से आग्रह है कृपया माला पहनाकर इनका अभिनंदन स्वागत करें। आप पुष्प दे करके माननीय चंदूलाल जी का स्वागत मनोज गुप्ता जी कर रहे हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है चंदूलाल जी, दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। प्रेस भाइयों से आग्रह है, मैं सीधे अब जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। आज धनबाद पहुंच करके बहुत 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 अच्छा लगा, तमाम लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा। आयोजन करता गुप्ता भैया से मिल करके, उनके पूरी टीम बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। आज मुझे लगता है कि इसकी एक छोटी सी क्लिपिंग भी अगर मैंने गृह मंत्रालय को भेजा तो समझ में आ जाएगा कि भैया झारखंड में अगर फूल खिलेगा तो सिर्फ कमल का खिलेगा और तो कुछ होने वाला है नहीं। अब की बार तो 400 पार है ही है। देखिए, कभी हम झारखंड की गलियों में नोटों का पहाड़ निकलते हुए देखते हैं शाहू जी के घर से, तो कभी दाढ़ी वाले आलमगीर जी के घर से देखते हैं कि गांधी जी को अपने बाप की बपौती ही बना करके अलमारी में समेट कर रख दिया। जो राहुल बाबा के साथ घूमता है वो आज भी यही सोचता है कि नोट इंडियन करेंसी पे जो गांधी जी का छवि है, जो फोटो है ना, उसको हम समेट करके अपने अलमारी में रख सकते हैं। जैसे नेहरू साहब गांधी जी को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाते थे, उसी तरीके से राहुल बाबा के साथ चलने वाला हर नेता ये सोचता है कि जिस कागज पर गांधी जी की छवि है उसको अलमारी में समेटा जा सकता है। जनता का पैसा लूटना, जनता को बेवकूफ बनाना, जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात करना और जनता के आंख में आंसू देना और 53 साल भारत के सिविलाइजेशन और सभ्यता के साथ खेलना, संविधान के साथ खेलना, ये और नहीं चलेगा। हमने सुना कि गांधी जी के बनाए हुए स्वच्छ भारत अभियान को मोदी जी ने बहुत प्रमोट किया और भारत की गली कूचे से लेकर, रोड से लेकर, हाईवे से लेकर के हमने स्वच्छ भारत अभियान को बहुत अवेयरनेस किया और चारों ओर उसका प्रचार किया। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का प्रचार देश का युवा आज कर रहा है। आज देश का युवा चाहता है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो और ये न्याय यात्रा निकालने वाले जिनके बाप दादाओं ने अन्याय किया, जिसके बाप दादाओं ने भारत के टुकड़े किए, जिसके बाप दादाओं ने भारत के टुकड़े करके इस्लामिक देश बनाया और जो इस्लामिक देश बना आज वहां 99.9% मुसलमान होते हुए भी रोज बेटियां बेची जा रही हैं और खरीदी जा रही हैं और रोज मस्जिद और इमाम बाड़े में भी बम फूटता है। पाकिस्तान में देखिए जाकर के पाकिस्तान में पकड़ करके एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का नाम पूछ करके मार रहा है। देखिए, कांग्रेस को बर्बाद करने में वाकई में राहुल बाबा का हाथ तो था। राहुल बाबा ने अपने बुद्धि से कांग्रेस को बर्बाद किया और जिस तरह से कास्ट सेंसस कराने की जो प्रक्रिया अपने जुबान से राहुल बाबा ने निकाली, याद कीजिए कि इंदिरा गांधी और नेहरू साहब क्या बोला करते थे। गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग ने पूरे गांधी परिवार के रूह को तकलीफ दी है। गांधी परिवार के बाप दादा कहते थे
जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। मंडल कमीशन की बैठक में राजीव गांधी जी ने क्या कहा था कि जात पे ना पात पे, इंदिरा गांधी जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राहुल बाबा क्या कर दिया, जात पे और पात पे, फिर भी मोहर लगेगी हाथ पे। और देखिए पप्पू को पार्टी ले आया फुटपाथ पे। सोचिए सोचिए, अरे कल को 400 सीटों पर बैठने वाला कांग्रेस आज गली और कुच्चे का पार्टी हो चुका है। कभी देश की पार्टी कहलाने वाला कांग्रेस आज मोहल्ले की पार्टी होकर के रह गया है। कोई विपक्षी नहीं है। जैसे मुसलमान 4 बीवियां रखता है, 4 शादियां करता है, वैसे ही राहुल बाबा ने 28 बीवियां रखने की कोशिश की थी और गठबंधन किया था। सोतन की तरह सब एक दूसरे को कैमरा हटते ही मुंह ऐंठते थे, कोई नहीं चाहता था। अरे बोलिए नहीं, ये तो बंगाल से पीछे आई है। ममता बनर्जी खुद को सोचती है कि भैया वो सबसे बड़ी नेत्री है, सबसे बड़ी नेत्री है। शरद पवार खुद को सोचता है कि सबसे बड़ा नेता है। उद्धव ठाकरे के लोग जो है वो खुद को सोचते हैं सबसे बड़े नेता है। राहुल बाबा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उम्र का 60 साल छूने को आ गया है, फिर भी अम्मी जो है, अम्मी जान इटली की फिरंगी, वो अभी भी उनको लॉन्च कर रही है। मैं अपने बेटे को सौंप रही हूँ। अरे भैया जवानी से बुढ़ापा आ गया, तुम्हारा मातृभाषा हिंदी नहीं आई तुमको, और तुम कह रही हो मैं अपने बेटे को सौंप रही हूँ। देखिए कोई ऐसी पार्टी अब इस देश में नहीं रही है जो भारत का और भारतवासियों के को एक परिवार बांधकर चले। कभी कोई ऐसा नेता आपके करीब आया? मैं झारखंड के धनबाद की जनता से मैं पूछना चाहती हूँ, आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा नेता पिछले 76 साल में आया जिसने मन की बात रेडियो पर बैठकर किया, जिसने ये कहा कि मैं जनता का चौकीदार हूँ, जिसने ये कहा कि ये जनता मेरा परिवार है, जिसकी आंखों में तब आंसू आया जब जब जनता रोई, जो तब तब मुस्कुराया जब जब जनता मुस्कुराई, और पिछले 5 वर्षों की तपस्या और इंतजार को पूरा करने वाला और राम लल्ला को अपने प्राण प्रतिष्ठा और दोबारा अपने घर पहुंचाने वाले भी यही मोदी जी के नेतृत्व थे। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। कोई सवाल अगर है तो जरूर पूछें। जी धनबाद में एयरपोर्ट की मांग ऐसे आ रहा है। दूसरा है आपका जान की समस्या जो है लगातार बनी हुई है। मुझे क्या लगता है कि आप क्लियर कर पाएंगे? मैं आपको सवाल मैडम, आप एक हिंदू समाज से बिलोंग करती है जी, और आपने बीजेपी को ही क्यों? देखिए मैं देश के प्रति काम करना चाहती हूँ, मैं देश के हित में हमेशा काम करना चाहती थी। मैं जब घर से बाहर निकली तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिस प्लेटफॉर्म से मेरी आवाज पाकिस्तान तक पहुंचे और पाकिस्तान की मुसलमान बेटियां भी कहें कि भैया ये जो कुप्रथाएं लिखे हो ना इस्लाम में, या तो इसको खत्म करेंगे या तो दाढ़ियां नोच लेंगे। तो दो में से कोई एक काम तो मैंने स्टार्ट पाकिस्तान में भी करवा दिया है, और वहां पर भी महारंग से लेकर के कई बेटियां हैं जो बहुत प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए जब 2015 में मैंने सर्वोच्च न्यायपालिका में 3 तलाक बैन करने के लिए अपने पिटीशन को फाइल किया था, तब से मुझे ये एहसास हो गया कि मात्र एक भारतीय जनता पार्टी है और मोदी जी का नेतृत्व है जिसमें इस्लाम की कुप्रथाओं को और अश्लीलता के नंगे नाच को बंद करवाया जा सकता है। और देखिए कि 2017 में मेरे पिटीशन पर ऐतिहासिक जजमेंट आया और 2019 में पार्लियामेंट के अंदर से एक बहुत बड़ा लॉ जो है वो अमेंड किया गया और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुसलमान बेटियों को 3 तलाक देने से पहले आज मोदी और योगी का चेहरा हर मुसलमान लफंदर और लुंगी वाले को और मदरसा छाप को याद आ जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को देश की पुत्री मानती हूँ। I always consider myself as a daughter of भारत only। मेरा मजहब
मेरा इस्लाम मेरे घर के अंदर है, और जब मैं बाहर घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं संविधान मानती हूँ, इस देश की सभ्यता और संस्कार मानती हूँ। आपने कहा कि आप मुसलमान हैं, मैं बिल्कुल और बेशक मुसलमान हूँ, लेकिन जिस मिट्टी पर मैं जनमाज बिछा करके नमाज पढ़ती हूँ उस मिट्टी को मैं अपनी भारत माता मैं न मानूं तो कौन माने। जिस भारत के जल से, जिस भारत के बहते हुए पानी से हम मुसलमान वजू करते हैं, उस भारत को अपनी माता ना माने तो किसको माने? जाकर के लंदन अमेरिका का तो नहीं मानेंगे ना। तो मुझे लगता है कि भारत में जितनी भी मुसलमान बेटियां हैं वो अब जाग चुकी हैं, और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसमें मुसलमान बेटियों के दर्द को समझा गया है और मुसलमान बेटियों को कुप्रथाओं से निकालने की कोशिश की गई है। 3 तलाक हो या यूसीसी के माध्यम से बाकी कुप्रथाओं को बंद करने का सिलसिला हो। विपक्ष का कहना है कि 24 के बाद लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप पत्रकार हैं और जितने भी पत्रकार यहाँ पर हैं वो डेमोक्रेसी के 4th पिलर होते हैं, और मुझे इतना पता है कि बहुत सारे संविधान के आर्टिकल्स तो नहीं, लेकिन संविधान में लिखे हुए उन आर्टिकल्स को आपने जरूर पढ़ा होगा जिसके जरिया से पत्रकारिता में आपको कभी दिक्कत ना आए। क्या आपने ऐसे कोई आर्टिकल पढ़े जिससे आपको लगे कि लोकतंत्र खतरे में आने वाला है? मैं पूछना चाहती हूँ कि देश का लोकतंत्र तब खतरे में नहीं आया था जब बेवजह इस देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। लोकतंत्र तब खतरे में नहीं आया था जब साधु स्लॉटर करवाया गया था। क्या लोकतंत्र तब खतरे में नहीं आया था जब हमारे बापूजी गांधी जी मंदिर में बैठ करके कुरान की आयतें पढ़ा करते थे? क्या लोकतंत्र तब खतरे में नहीं आया था जब इंदिरा गांधी जी ने 9 राज्यों में विपक्षी दलों के सरकार को ही गिरा दिया और पार्लियामेंट में बैठ करके बिना अपोजिशन के कई अमेंडमेंट और कई बिल संविधान के खिलाफ उन्होंने पास करवा दिए? क्या लोकतंत्र तब खतरे में नहीं आया जब श्री राजनाथ सिंह जी की मां का निर्धन हुआ और अंतिम संस्कार करने के लिए भी उनको छोड़ा नहीं गया? देखिए, डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र को किस तरीके से मचोड़ा जाता है ये हमने इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को, नेहरू साहब को, सबको सिगरेट के धुएं में धुआं उड़ाते हुए देख चुके हैं। अक्सर हम देखते हैं कि राहुल बाबा जब पार्लियामेंट से निकल रहे होते हैं तो मीडिया को इंटरेक्ट करते हुए कहते हैं कि नेहरू जी ने कितना बलिदान दिया। आज देश का बच्चा जानता है कि वो बलिदान अंग्रेजी महिलाओं के बाहों में था या सिगरेट के कश में था या वाइन के बोतल की ठनक में था, ये तो हम सब जानते हैं। और रही बात कि अब देश का बच्चा जानता है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है, इसलिए वो ऐसी रणनीति और ऐसी राजनीति से अपनी रोटी सेकने की कोशिश में लगी हुई है। पर सामने जो है वो सिर्फ मनुष्य नहीं है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो है वो अवतार है, और अवतार से भिड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जय श्री राम। 2015 में जो आप फाइल किए थे, क्या उसका कंप्लेनेंट का नाम और डेट बता सकते हैं? संभव है? नहीं, मैं देखिए, हमेशा जब ऐसी महिलाएं सर्वोच्च न्याय पालिका तक जाती हैं तो वो अपने नाम को रिवील नहीं कर सकती हैं, और क्योंकि यहाँ पर एक और एडवोकेट बैठी हैं तो उनको भी पता होगा और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि पीड़िताओं का नाम हम रिवील नहीं कर सकते हैं। पर आप नाजिया इलाही खान करके अगर गूगल में डालेंगे 15 आई थिंक आप सुप्रीम कोर्ट के उसमें जाएंगे लिस्ट में, या आप किसी भी गूगल में अगर आप नाजिया इलाही खान 3 तलाक डालेंगे तो आपको पूरी पिटिशन मिल जाएगी, पूरी पिटिशन मिल जाएगी आपको। धन्यवाद की जनता को क्या अपील करेंगे? धनबाद की जनता से मेरा अपील रहेगा, अब की बार और मैं बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ पर बैठ करके और बहुत वरिष्ठ और बहुत बड़े लोगों के बीच में मैं बैठी हुई हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं शीश झुका करके आप दोनों का, आप सबका जो मंच पर बैठे मैं उनको नमस्कार कर रही हूँ। जो मोदी जी के योद्धा यहाँ पर बैठे हैं वो अब यहाँ पर चिटिंगबाजों का नींद हराम कर चुके हैं। देश को
और धनबाद को जिस तरीके से लूटा गया है, धनबाद को और झारखंड को जिस तरीके से निचोड़ा गया है, धनबाद को और झारखंड को के वासियों को जिस तरीके से उनके हक से वंचित किया गया है। क्या मैं नहीं जानती कि यहाँ पर कितने ट्राइबल रहते हैं? क्या मुझे डेटा नहीं पता कि कितने लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए जो नहीं मिली? मुझे नहीं पता कि SC ST का रिजर्वेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है झारखंड वासियों को, मुझे सब पता है। लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने एक ट्राइबल महिला को उठा करके देश का राष्ट्रपति बनाया। ये बोलना नहीं होगा, धनबाद को और झारखंड को ये भूलना नहीं होगा कि आपके बीच में रही पली बसी पढ़ी लिखी एक महिला, ट्राइबल महिला आज राष्ट्रपति भवन में रह रही है, सर ऊंचा करके जी रही है। कहीं आदिवासियों को 53 साल में देखा नहीं जाता था, उनके दर्द को पूछा नहीं जाता था, उनके अस्तित्व का कोई निशान नहीं था। ये मोदी जी की सरकार है और ये मोदी जी हैं जो हर एक को एक साथ एक सम्मान लेकर चलना चाहते हैं। इसीलिए हमारा स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये है हमारा स्लोगन। Any more question? I'm ready to answer.